निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। नि में बंध जोड़कर शब्द बना है निबंध, अर्थात जो सम्यक रूप से बंधा हुआ है। और इस आधार पर निबंध की परिभाषा इस तरह दी जा सकती है कि किसी विषय पर आकर्षक, सरल एवं सुव्यवस्थित गद्य शैली में अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मत है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध की भाषा और शैली उसकी श्रेष्ठता की सूचक मानी जाती है। एक अच्छे निबंध में कई गुण होने चाहिए, जैसे कि विषय सामग्री की विशदता, विषय वस्तु का संयोजन, विषय के अनुरूप भाषा एवं शैली एवं प्रभाव क्षमता। निबंध लेखन के लिए वर्षों के संचित अनुभव का होना बेहद आवश्यक है। लगातार या हम ये कहें कि सतत अध्ययन एवं मनन के पश्चात श्रेष्ठ निबंधों की रचना हो पाती है। निबंध लेखन में विचारों की कसावट, विषय के अनुसार भाषा, विचारों के अनुरूप भाषा होनी बेहद आवश्यक है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अंततः निबंध का उद्देश्य होता है पाठक के हृदय पर, उसके मन मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोड़ना। निबंध में बात कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ खत्म की जाए, कहाँ उसका अंत किया जाए, इसे तय करने के लिए निबंध लिखने के पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए और निबंध के अंगों यथा प्रस्तावना, मुख्य विषय, उसका विस्तार एवं उपसंहार आदि के अनुरूप विषय सामग्री का संयोजन किया जाना चाहिए। विषय की विविधता और बहुलता के आधार पर हम निबंधों को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि। किंतु विषय वस्तु के आधार पर यदि हम निबंधों को बांटना चाहें तो विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक आदि प्रकारों में निबंध को बांटा जा सकता है। एक ही विषय पर हम कई तरह से निबंध लिख सकते हैं। अच्छे निबंध के लिए भाषा शैली का विशेष महत्व है। शैली कई तरह की होती हैं, जैसे समाज शैली, व्यंग्य प्रधान शैली, प्रतीक शैली, व्यास शैली, अलंकृत शैली आदि। निबंध का आदि से लेकर अंत तक कथ्य और शिल्प के स्तर पर प्रभावकारी होना आवश्यक है। वो सुसंयोजित होना चाहिए एवं प्रभाव क्षमता उसमें पूरी तरह से अभिव्यक्त होनी चाहिए। फिल्टर तो चाहिए ही। इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र दीपक। सूरज बनते किरण, बंद कमरा, खुली कविताएं, कविता संग्रह, भूगोल राजा का, खगोल राजा का काव्य नाटक, मास्टर धर्मदास कोलाज कविता संग्रह, हम बौने नहीं, अंतज कविताएं, दबाव, कठपुतली नाटक, विचारणा वीथिका, समीक्षा आदि साहित्यिक रचनाओं के साहित्यकार। डॉक्टर देवेंद्र दीपक का जन्म सन 1934 में हुआ था। हिंदी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य में एमए के पश्चात आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त साहित्य रत्न एवं हिंदी विशारद की उपाधि भी आपने
प्राप्त की। वर्षों तक मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयीन सेवाओं से जुड़कर आपने हिंदी विषय का शिक्षण कार्य जारी रखा। प्रतिनियुक्ति पर आप तमाम प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। साहित्य अकादमी के आप पूर्व निदेशक रहे हैं। साथ ही साथ साक्षात्कार पत्रिका के संपादन का कार्य भी आपने किया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक पद पर आपने सन 1991 से सन 1994 तक कार्य किया है। कई पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है। साहित्य सलिला, पथिक, वन्या पत्रिकाओं के अतिरिक्त अत्यल्प निबंध, सार्थक कविता संग्रह एवं शुक्लोत्तर हिंदी निबंध आदि पुस्तकों का आपने संपादन किया है। साहित्यिक गतिविधियों, युवा कल्याण एवं शोध से आप लगातार जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। सम्मानों की एक बहुत लंबी सूची है, कुछ का उल्लेख मैं करना चाहूँगी। साहित्य शिरोमणि सम्मान आपको देहरादून में सन 1970 में प्राप्त हुआ। साहित्य मनीषी सम्मान पटना में सन 1979 में प्राप्त हुआ। साहित्य वागीश सम्मान आपको दिल्ली में प्राप्त हुआ सन 1990 में। भारत भारती सम्मान सूरजपुर में सन 1991 में प्राप्त हुआ। अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ भोपाल में सन 1991 में। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप आपको प्राप्त हुई दिल्ली में सन 1994 में। दलित विशिष्ट सेवा सम्मान भोपाल में सन 1997 में प्राप्त हुआ। इसी तरह से तुलसी सम्मान जो कि आपको जबलपुर में मिला सन 2004 में। सृजन सम्मान रायपुर में प्राप्त हुआ सन 2006 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो कि आपको सन 2011 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा दिया जाने वाला सारस्वत सम्मान भी आपको सन 2011 में प्राप्त हुआ। संप्रति आप साहित्य अकादमी भारत सरकार दिल्ली के सदस्य हैं। न्यासी हैं आप विवेक भारती न्यास भोपाल के। इसके अलावा क्षेत्रीय संयोजक हैं विद्वत परिषद मध्य प्रदेश के। मॉरिशस, न्यूयॉर्क, सूरीनाम आदि स्थानों पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित समय समय पर हुए हैं उनमें आपने प्रतिनिधित्व किया है और भोपाल में रहकर आप साहित्य एवं शोध के क्षेत्र में सतत अपना कार्य और अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं। फिल्टर तो चाहिए ही निबंध में लेखक ने संस्मरण गद्य विधा के स्वरूप पर विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। इस निबंध में लेखक ने फिल्टर की प्रक्रिया को सामाजिक आवश्यकता बताते हुए उसे साहित्य लेखन एवं संस्मरण लेखन के लिए भी आवश्यक बताया है। राजस्थान के संत परसराम की ये पंक्तियाँ अन्यान्य सामाजिक क्रियाकलापों में एवं हमारे समग्र जीवन में फिल्टर की आवश्यकता को प्रतिपादित करती हैं। संत परसराम ने लिखा है, जलकू पीजे छान कर, छान वचन मुख बोल, दृष्टि छान कर पांव धर, छान मनोरथ तोल। इसका तात्पर्य है कि जल को छान कर पीना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए। ठीक उसी तरह वचन भी छान कर बोलने चाहिए, अर्थात सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। दृष्टि छान कर पांव धर, अर्थात सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। छान कर अर्थात सोच समझकर हमें अपने पैर आगे की ओर बढ़ाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह मनोरथ यानी मन की इच्छा भी हमारे मन में सोच समझकर, तौल कर या छान कर ही प्रविष्ट होनी चाहिए। लेखक इन पंक्तियों को में छुपे जीवन आदर्श से प्रेरित होकर संस्मरण लेखन के क्षेत्र में फिल्टर की आवश्यकता और उसके महत्व को प्रतिपादित करते हैं। जीवन की समग्र घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम सबके जीवन में बहुत कुछ
अच्छा और बहुत कुछ बुरा होता है। बहुत कुछ हमारा चाहा गया और बहुत कुछ अनचाहा हमारे जीवन में घटित होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद रखते हैं और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ हम भूल जाते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम भूलना तो चाहते हैं पर भूल नहीं पाते हैं। एक तरह से यह अच्छा ही होता है कि हम कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि यदि सारा अनचाहा हम याद रखें या सारा मनोवांछित हम समय के साथ भूल जाएं तो जीवन को दिशा नहीं मिलेगी। संस्मरण, जैसा कि कहा जाता है कि स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर लिखा गया ग्रंथ या लेख दरअसल संस्मरण है। संस्मरण में याद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेखक का मानना है कि इस विधा के लेखन में चयन जरूरी है और यह चयन ही फिल्टर है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस व्यक्ति एवं विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में हम कितना और कैसे, किस हद तक लिखें, ये जब तक हमारी बुद्धि द्वारा हमारे लेखन में प्रदर्शित नहीं होगा तब तक सही संस्मरण लेखन का कार्य संभव नहीं होगा। लेखन संस्मरण विधा की विशेषताओं एवं उसकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अपना मत रखते हैं और वे मानते हैं कि आज के इस दौर में संस्मरण लिखा जाना बेहद आवश्यक है। इसकी वजह यह है कि आज का जो परिदृश्य है उसमें हम पूरी तरह से वर्तमान से जुड़े हुए हैं, आज से जुड़े हुए हैं और अभी से जुड़े हुए हैं। अतीत जो कि हमें जड़ों से जोड़कर रखता है, पर धीरे धीरे आज, अब, अभी और वर्तमान से जुड़ने के कारण हम स्मृति भ्रंश के शिकार होते जा रहे हैं। अर्थात हमारी याददाश्त जो कि हमें हमारे अतीत से जोड़ती है वह कमज़ोर होती जा रही है। लेखक का कहना है कि स्मृति भ्रंश यानी याददाश्त की इस कमज़ोरी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है संस्मरण का लिखा जाना, क्योंकि अतीत ही वह समय होता है जिससे जुड़कर और जिसे जोड़ती है हमारी याददाश्त। हम अच्छे और बुरे का, उचित और अनुचित का, सही और गलत का को समझ पाते हैं, क्योंकि अतीत के अनुभव ही हमें इनकी पहचान कराते हैं। जिस भी व्यक्ति, समाज या देश की याददाश्त कमज़ोर होती है, निश्चित तौर पर हमें मान के चलें कि उस देश, उस जाति, उस समाज का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। लेखक संस्मरण विधा की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए आगे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना बेहद आवश्यक है और इस प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए हम यह तय करते हैं कि कब और क्या खाया जाए और क्या और कब नहीं खाया जाए। यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ठीक उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए संस्मरण विधा भी आवश्यक है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि संस्मरण में क्या और कैसे लिखा जाए और किस तरह से लिखा जाए। इस विचार के बगैर सही संस्मरण लेखन का कार्य नहीं हो सकता। संस्मरण विधा क्या है, अर्थात उसका स्वरूप क्या है? इस संदर्भ में लेखक का मत है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह, अर्थात उपन्यास, नाटक, कहानी आदि विधाओं की तरह संस्मरण भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, पर यह विधा अन्य साहित्यिक विधाओं से इस दृष्टि में भिन्न है कि यह एक मिश्रित अर्थात संकर विधा है। इसमें मेल है आत्मकथा का और जीवनी का। आत्मकथा में व्यक्ति
स्वयं की कथा कहता है, जबकि जीवनी में दूसरे के जीवन को अभिव्यक्त किया जाता है। संस्मरण में लेखक कभी स्वयं के बारे में और कभी दूसरे के बारे में लिखता है। तीनों पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष इस लेखन में मिलते हैं। लेखक का मानना है कि संस्मरण लेखन के नाम पर हम कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमें यह अधिकार नहीं मिला है कि किसी के चमचमाते हुए नाम को हम अपने लेखन द्वारा गंदा करें। आजकल संस्मरण लेखन के नाम पर ऐसी ही सामग्री के प्रकाशन का प्रचलन बढ़ गया है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि संस्मरण लेखन के नाम पर किसी के जीवन के जायज़ और नाजायज़ प्रेम प्रसंगों के बारे में, बुरी आदतों के बारे में उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना या मैत्री और दोस्ती में दुर्व्यसंधि का उल्लेख करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि या इसे हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे भोजन को ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम उसमें बहुत सारे मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह पाठकों के बीच सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या रातों रात बेस्ट सेलिंग बुक के लेखक बनने के उद्देश्य से लेखक इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दरअसल लेखन जिस आदर्श की मांग करता है वह आदर्श धीरे धीरे तुरोहित होता जा रहा है और उसकी वजह है कि व्यावसायिकता का पुट लेखन के क्षेत्र में हद से ज़्यादा बढ़ गया है। लेखक एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि संस्मरण में वे याद रखने वाले पात्र ही विषय होते हैं जो हमारे आसपास से, हमारे जीवन से या हमारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे पात्रों के बारे में अकथ्य प्रसंगों की यदि संस्मरण में चर्चा की जाती है तो उन पात्रों की प्रतिष्ठा, उनके परिवार, उनकी स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों से क्या कोई संस्मरण लेखक स्वयं को मुक्त रख सकता है? कहानी और उपन्यास में भी पात्र और घटनाएं एवं विषय हमारे आसपास के ही होते हैं, किंतु वहाँ पर हम कल्पना को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो क्या संस्मरण के लेखन में जहाँ पर कि तथ्य और सत्य की बात की जाती है, क्या हम लेखन के सरोकार से स्वयं को मुक्त रखकर तथ्य और सत्य के नाम पर कुछ भी लिख सकते हैं? किसी भी अवैध प्रसंग की चर्चा न तो किसी क्रांति को जन्म देती है, न ही किसी को लाभ दे सकती है, न ही सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और न ही सामाजिक हित की दृष्टि से इस तरह की चर्चाएं ज़रूरी होती हैं। फिर इनसे क्या लाभ है? बोल्ड लेखन के नाम पर क्या हम शील, मर्यादा या सदाचार को ताक पर रख सकते हैं? लेखक कहते हैं कि बड़े लोगों के छोटे छोटे या गलत कामों की चर्चा से कोई लाभ नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे लोगों द्वारा किया गया बड़ा काम पाठक के हित में ज़रूर हो सकता है। जीवन की इस आपाधापी में यदि हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलें तो इससे ही हमें संबल और शक्ति प्राप्त होगी। संस्मरण लेखकों को किन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए? इस संदर्भ में निबंधकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक का मत है कि संस्मरण लेखक कभी स्वयं को बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण या हम ये कहें श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को छोटा और कमतर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ही चरम या अतिरेक हैं, जबकि किसी भी स्थिति और परिस्थिति को श्रेष्ठ बनाता है संतुलन। इसी संतुलन की अपेक्षा संस्मरण लेखकों से भी की जाती है। लेखक पुनः कहते हैं कि जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है, न ही कोई ऐसा है जिस पर आपत्ति न आई हो, यानी जो आपत्ति से मुक्त है।
आयु, समय, परिस्थितियाँ हर व्यक्ति पर अपना असर दिखाती हैं। मनुष्यत्व होने का तात्पर्य ही यही है, यानी मनुष्य होने का आशय ही यही है कि हम देवता से कमतर हैं और पशु से कुछ बढ़कर है। इसके साथ ही साथ मनुष्य होने का प्रमाण भी यही है कि हम लगातार देवत्व की ओर आगे बढ़ें। सारी दुनिया चोर, कपटी, मक्कार और स्वार्थी है, यह मानकर यदि संस्मरण लिखे जाएंगे तो उससे शुभ और मंगल को विस्तार नहीं मिलेगा। लेखक बड़ा ही अच्छा तर्क देते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पेय, अपेय, खाद्य, अखाद्य अर्थात क्या पिया जाए या क्या पीने लायक है और क्या पीने लायक नहीं है, क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक नहीं है, इसकी मानकता ज़रूरी होती है। शासन के विभाग इनकी मानकता का प्रमाण पत्र देते हैं और यदि कोई निर्माता दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा भी दी जाती है। यह बात शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं? अर्थात क्या पठनीय है और क्या अपठनीय है, अर्थात क्या पढ़ा जाना चाहिए और क्या पढ़ा नहीं जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा नहीं जाना चाहिए, इसका प्रावधान क्यों नहीं है? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह भी बेहद आवश्यक है और इसकी भी मानकता सिद्ध की जानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक कहावत है, पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान कर, अर्थात गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे पानी को छान कर ही पीना चाहिए। पानी की गंदगी हम साफ करते हैं छान कर, फिल्टर लगाकर या फिटकरी घुमाकर। यह सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। संस्मरण भले ही कोई एक व्यक्ति लिखता है, पर जैसे ही वह पढ़ने में आता है, पाठकों के बीच में पहुंचता है, वैसे ही वह निज से ऊपर उठ जाता है। वह एक सामाजिक सरोकार से जुड़ जाता है जिसमें कि सामाजिक हित और सामाजिक स्वास्थ्य की बात, मानसिक स्वास्थ्य की बात साथ में जुड़ जाती है और सामाजिक हित के उद्देश्यों से फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेखक मानते हैं कि साहित्यकारों पर जो संस्मरण लिखे जाते हैं उनसे हम उन साहित्यकारों की कृतियों और उनकी पेचीदगियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें वे काफ़ी मदद पहुंचाते हैं और हिंदी में बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म की जो कमी है उस कमी को इस तरह के संस्मरण दूर कर सकते हैं। किंतु नैतिकता, संतुलन और मर्यादा को हम किसी भी स्तर पर नहीं भुला सकते। संस्मरण लेखन में हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियां जो नकारात्मक पक्ष को बल देती हैं उनसे बचने का प्रयास हमेशा ही, या हम ये कहें कि अवश्य करना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्तियां संस्मरण लेखन में हावी न हों। संस्मरण लेखकों का दायित्व है कि वे सकारात्मक पक्ष को लेकर बढ़ें, ऊपर की ओर चलें, समाज में नैतिकता, न्याय को बढ़ावा देने वाली, उन्हें पुष्ट करने वाली सोच से, विचारों से संस्मरणों को समृद्ध करें। वर्तमान परिदृश्य में एक विचित्र सी बात हमारे सामने आ रही है, एक विरोधाभासी प्रवृत्ति है कि एक ओर देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निजीकरण का विरोध हो रहा है और लेखक का मानना है कि ऐसे ही विचार और ऐसी ही धारा से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं वे साहित्य में निजीकरण का रास्ता अपना रहे हैं। वे कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के समर्थक साहित्यकार साहित्य को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह
चला रहे हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है। अंत में लेखक बंधन और बेड़ी के अंतर को समझाते हुए उसे लेखन के साथ जोड़ने का, लेखन के उद्देश्यों के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। वे कहते हैं कि बेड़ियां और बंधन में अंतर है। बंधन स्वयं लगाया जाता है, स्वयं के अनुशासन को, स्व अनुशासन को बंधन व्यक्त करता है और इस बंधन में बंधकर व्यक्ति ऊर्ध्वगामी प्रगति की ओर, आगे की ओर बढ़ता है। जबकि बेड़ियां व्यक्ति द्वारा स्वयं नहीं लगाई जाती, दूसरे बेड़ियां पहनाते हैं और दरअसल बेड़ियां विकास की बाधा को सूचित करती हैं। साहित्य बंधन में विश्वास रखता है, स्व अनुशासन में विश्वास रखता है, अर्थात रुचिकर, परिष्कृत, क्या, कैसा और श्रेष्ठ लिखा जाए, इसमें ही साहित्य का उद्देश्य निहित है। यही साहित्य का बंधन है कि रुचिकर, परिष्कृत, नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाला, न्याय संगत जो लिखा जा रहा है, दरअसल वही श्रेष्ठ साहित्य है। ये भले ही बंधन है, पर यही साहित्य को श्रेष्ठ बनाता है, उन्नत बनाता है। साहित्य का यह उद्देश्य है और संस्मरण लेखन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए।